हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी मास्टर और सभी मास्टरनियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। चलिए करते हैं शुरुआत मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लास में और तड़कते भड़कते प्रश्नों के साथ में 2025 के अंदर होने वाली आपकी रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आपसे जरूर टकराएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। और पहला प्रश्न देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ वे क्या करेंगे ताकि आसपास का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपका गलत जाएगा, लेकिन शर्त है आपको क्लास में अंत तक जो है वो टिकना पड़ेगा। पहला जो प्रश्न है वो कहना है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है। साथियों, अभिप्रेरणा को, ठीक है, मोटिवेशन को लर्निंग का गोल्डन वे जो है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जो है वो किसने कहा है। ऑप्शन ए देखो मेस्लो ने, ऑप्शन बी थॉमसन ने, ऑप्शन सी ग्रेट ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। सबसे पहले देखो साथियों, ये जो अभिप्रेरणा है इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहेंगे मोटिवेशन। इस अभिप्रेरणा को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं मोटिवेशन। देखो, हम अपनी लाइफ के अंदर इस मोटिवेशन शब्द का उपयोग जो है वो हर बार करते हैं और हर दिन करते हैं, लेकिन कभी भी इस अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। तो मोटिवेशन जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये बना है किससे, ये बना है लैटिन भाषा के एक शब्द से। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, आराम से समझना धैर्य के साथ में। लैटिन भाषा का साथियों, लैटिन भाषा का एक शब्द है मोवेर, ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द कौन सा है, लैटिन भाषा का एक शब्द है मोवेर, MOVER और ई। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो इस मोवेर शब्द से हुई है, ठीक है। अपनी देखो मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है, ये लैटिन भाषा के इस मोवेर से बनाए। किससे बनाए, MOVER, मोवेर से बनाए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब हो गया टू मूव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि हिंदी में आपको पूछेगा गति करना, ठीक है। हिंदी में आए तो करना है गति करना और अंग्रेजी में आए तो करना है टू मूव, यानी कि गति करना। अब देखिए, अभिप्रेरणा को अधिगम का जो सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग का है साथियों, ये कहा है बिल्कुल स्किनर ने। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है किसने, स्किनर ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किसने कहा साथियों, स्किनर ने कहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्न में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है वो एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। चलिए साथियों देखो, अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो होती है वो होती है अपने मुख्य रूप से 2 प्रकार की। एक तो हो गई आंतरिक अभिप्रेरणा, एक कौन सी है, एक तो है आंतरिक, या फिर इसको आप बोल सकते हो जन्मजात अभिप्रेरणा। जो अभिप्रेरणा का पहला प्रकार है वो हो गया आंतरिक अभिप्रेरणा, यो इसको आप बोल दो जन्मजात अभिप्रेरणा, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड यानी कि दूसरा जो प्रकार है वो हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। दूसरा जो है ये हो गया बाह्य प्रेरणा। तो अभिप्रेरणा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होगी, एक तो होगी आंतरिक यानी कि इंटरनल, और एक होगी बाहरी यानी कि एक्स्ट्रा। तो इसमें से कौन सा जो है वो एक बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, यानी कि बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए देखो, उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की जो आवश्यकता होती है ये होता है एक आंतरिक अभिप्रेरणा। उपलब्धि की आवश्यकता जो है ये साथियों एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। ऑप्शन बी चिंता। चिंता जो है ये भी आंतरिक होती है, ठीक है। चिंता जो होती है ये भी साथियों आंतरिक होती है, तो ये भी एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन सी आकांक्षा स्तर, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। लेकिन साथियों यहाँ पे अगर बात करें किसकी, यहाँ पे बात करें पुरस्कार की, तो पुरस्कार जो है ये एक बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार जो है ये साथियों बाह्य अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर 4 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका रीट लेवल 1 के अंदर SST के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा जो है वो अपना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो इसमें से जो पुरस्कार जो है ये साथियों एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि यदि
बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा जो है वो क्या है, ये L1 के अंदर 11 फरवरी 2018 का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है कि यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा जो है वो क्या है। अगर बाह्य प्रेरणा जो है वो एक अंत की युक्ति है, देखिए साथियों, बाह्य प्रेरणा जो है वो एक अंत की युक्ति है, तो फिर आंतरिक प्रेरणा जो है वो क्या है, ये अपने आप में एक अंत है। आंतरिक प्रेरणा जो है ये साथियों अपने आप में एक अंत है। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो फिर आंतरिक प्रेरणा जो है ये अपने आप में एक अंत है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है ये अपने आप में एक अंत है। ये आपके L1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से स्टार लगा देना और अच्छे से जो है वो याद करके जाना कि ये एक अपने आप में अंत है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है साथियों वो कह रहा है कि सीता एक डे केयर सेंटर पे काम करती है। सीता जो है वो एक डे केयर सेंटर पे काम करती है। वेतन जो है वो कम है और काम के घंटे जो हैं वो लंबे हैं। वेतन जो है वो कम है और काम के घंटे जो हैं वो लंबे हैं, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। अब यहाँ पे बात हो रही है सीता की। सीता खुद जो है वो बच्चों के आसपास रहना जो है वो पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा जो है वो नहीं रखती है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है साथियों ये हो रही है सीता की। सीता खुद जो है वो बच्चों के आसपास रहना पसंद कर रही है और उच्च वेतन वाली सरकारी नौकरी की तलाश की उसको जो है वो कोई भी इच्छा नहीं है। सीता की प्रेरणा जो है ये किस प्रकार की लगती है, ये आपके L2 के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे सीता खुद जो है वो एक तो बच्चों के पास रहना पसंद कर रही है और सेकंड चीज़ है उस वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो ये जो है वो अपनी होगी ये कौन सी, आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी अभिप्रेरणा भाई, आंतरिक अभिप्रेरणा है। देखिए साथियों अगर यहाँ पे सीता को कोई कहता कि आपको जो है वो बच्चों के पास रहना है, ठीक है, और अगर आपको जो है वो कोई उच्च वेतन वाली नौकरी जो है वो नहीं करनी है या फिर करनी है, अगर कोई दूसरों के दबाव में आकर के कर दी ना तो जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। लेकिन यहाँ पे सीता खुद जो है वो रहना पसंद कर रही है और उसकी जो है वो खुद की इच्छा नहीं है, तो इसको हम जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है वो एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। ये आपके L2 का जो एग्जाम होता है 2012 के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आपकी 2025 के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। अगर हम किसी भी कार्य को बाह्य संतोष यानी कि बाहरी संतोष के लिए अगर कर रहे हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, वो तो हमेशा जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा होगी। अगर हम किसी भी कार्य को संतोष प्राप्त करने के लिए अगर हम उसको परिणाम का अनुभव करने का अगर बाहरी रूप से काम करें तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा न होकर के वो जो है वो एक अपनी एक बाह्य अभिप्रेरणा होगी। उसके बाद में ऑप्शन बी कहना कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल सही है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, तो बाह्य जो परिवर्तन है उससे स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। जो बाह्य जो पुरस्कार होता है उससे जो परिवर्तन होता है वो हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि वो जो है वो साथियों कुछ समय के लिए ही रहता है। उसके बाद में बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते कभी भी नहीं करेंगे। आंतरिक जो है वो खुद के अंदर होगी और बाह्य जो पुरस्कार होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बाह्य अभिप्रेरणा दे सकते हैं, न कि आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर जो है वो सही होगा कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा की बात हो रही और पुरस्कार भी के पुरस्कार जो है ये एक बाह्य अभिप्रेरणा ही है। तो आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है आपका छठा क्वेश्चन। देखिए प्रश्न कह रहा है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या फिर घटनाएं
छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करता है? अच्छा सुनो, देखो सकारात्मक और नकारात्मक जो उत्तेजनाएं होती हैं या फिर जो घटनाएं होती हैं वो छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। और कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करता है? L1 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और 2025 के अंदर भी पूछा जा सकता है। देखो ऑप्शन ए कह रखिए मानवतावादी नहीं होगा, संज्ञानावादी, व्यवहार या फिर सामाजिक। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है छात्र के व्यवहार की। तो ऑप्शन सी व्यवहार जो है वो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्यवहार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी आ रहा है, जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है व्यवहार, उनका यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रेरक के अंतर्गत, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। देखिए प्रेरक जो होता है उसके अंतर्गत जो है वो क्या सम्मिलित होता है? ठीक है, प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा और उपरोक्त सभी। तो एक जो प्रेरक होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो प्रोत्साहन भी होता है, आवश्यकताएं भी होती है और प्रबल प्रेरणा भी होती है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन, आवश्यकताएं और प्रबल प्रेरणा ये सभी जो है वो शामिल रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक संगठक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अभिप्रेरणा इनकी मोटिवेशन का एक संगठक नहीं है? ये क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पूछा गया है और हर एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है और 2025 के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो अभिप्रेरणा का एक संगठक नहीं है। ऑप्शन ए देखो, प्रोत्साहन, आवश्यकता, अनुमान या फिर अंतर्नोद। अंतर्नोद को साथियों चालक भी बोलते हैं। अंतर्नोद या फिर चालक जो है वो एक ही चीज़ है, या तो एग्जाम के अंदर परीक्षा के अंदर आपसे चालक आएगा ऑप्शन में या फिर जो है वो अंतर्नोद आएगा। तो दोनों जो है वो एक ही चीज़ है, या तो अंतर्नोद आ जाएगा या फिर जो है वो चालक आ जाएगा। तो इनमें से देखो प्रोत्साहन होता है, आवश्यकता होती है और चालक भी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस अनुमान या फिर अगर मैं इस समय की बात करूँ तो ये जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अनुमान या फिर समय जो है ये अपना अभिप्रेरणा का एक संगठक, एक प्रकार जो है एक कारक जो है वो नहीं है। कौन सा? अनुमान या फिर समय। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुमान या फिर समय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अगर हम बात करें इस भूख की, आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरणा है या फिर उद्देश्य है। भूख साथियों जो हैं ये हमेशा चालक हैं यानी कि अंतर्नोद है, और अंतर्नोद नहीं आएगा तो वहाँ पे जो है वो लिखा हुआ आएगा चालक। ठीक है, अब देखियो ये जो चालक हैं, अब भूख जो चालक है वो एक्टिवेट हो जाता है, भूख चालक जो है वो एक्टिवेट होता है, तब हमारी आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता जो होती है वो होती है भोजन की। तो यहाँ पर भोजन जो है वो हमेशा आवश्यकता है, और चालक की बात करें, अंतर्नोद की बात करें तो ये हमेशा भूख होता है। इस प्रकार से पानी जो है ये हमारी आवश्यकता है, पानी जो है ये आवश्यकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस प्यास की, तो ये प्यास जो है ये एक चालक है। प्यास साथियों जो है ये हमारा चालक है, और यानी कि यहाँ पे आवश्यकता जो है वो किसकी है? पानी की है, और प्यास जो है वो क्या है? चालक है। इस प्रकार से भूख जो है ये हमेशा चालक, अंतर्नोद है, और भोजन जो होती है ये हमेशा आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जिनका भी आंसर यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, अंतर्नोद या फिर चालक, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख जो है ये एक अंतर्नोद या फिर चालक है, और भोजन जो है ये एक आवश्यकता है। इसी प्रकार से प्यास की बात करें तो ये एक चालक है या फिर अंतर्नोद है, और पानी जो है वो हमारी आवश्यकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास जो है वो क्या है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास जो है वो क्या है? तो देखो पानी जो है ये तो है आवश्यकता, पानी जो है साथियों ये तो अपनी आवश्यकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करूँ अंतर्नोद की, यहाँ पे मैं बात करूँ चालक की, तो प्यास जो है वो एक चालक या फिर अंतर्नोद है। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास जो है ये साथियों चालक या फिर अंतर्नोद है, और पानी जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अंतर्नोद ऑब्लिक चालक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी,
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार जो है वो नहीं है। ये थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2013 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किसका जो है वो कोई जैविकीय आधार जो है वो नहीं होता है। ठीक है, देखो भूख का जो जैविकीय आधार है वो है भोजन। ठीक है, प्यास का जो है वो पानी है। ठीक है, काम भी है बिल्कुल, लेकिन संबंध देखो यहाँ पे अगर मैं संबंधन की बात करूँ, ठीक है, सहसंबंध की बात करूँ, तो यहाँ पे इस सहसंबंध का जो है वो कोई भी जैविक आधार जो है वो नहीं है। बाकी भोजन का है, प्यास का है और काम का भी है। तो इस क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सहसंबंध जो है इसका कोई जैविक आधार नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि परिवेश की वस्तु जिससे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको जो है वो कही जाती है। ठीक है, परिवेश की कोई वस्तु जिसको प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं। ये L2 का एग्जाम होता है 2016 के अंदर, उसको अंदर पूछा गया प्रश्न है रीड के अंदर। ठीक है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको जो है वो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखो, प्रबलन कहते हैं, प्रेरक कहते हैं, उद्दीपक या फिर प्रलोभन। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इन चारों में से सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी आंसर यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, प्रेरक या फिर प्रेरक को कह दो चालक, चालक को कह दो अंतर्नोद, ये चीज़ें जो है वो एक ही हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं साथियों ये एक ही हैं। तो परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको जो है वो हम प्रेरक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन प्रेरक बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है वो एक जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। ठीक है, भूख भूख जो है वो जन्मजात है, प्रोत्साहन ये बाह्य है, पुरस्कार भी बाह्य है और दंड भी बाह्य है। तो ये जो हैं ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। ये सभी जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भूख की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्यास की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नींद की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विश्राम की, तो ये सभी जो हैं भूख है, प्यास है, नींद है, विश्राम है, ये सभी जो है वो आंतरिक या फिर जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भूख जो होती है ये एक जन्मजात अभिप्रेरक होती है। कोई हमें बाहर से नहीं कहता कि आपको जो है वो भूख लगी या फिर आपको जो है वो प्यास लगी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा है आपका जन्मजात का, तो ए ऑप्शन भूख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ऑप्शन ए देखो, निंद्रा बिल्कुल है, आकांक्षा, प्यास, भूख, प्यास भी है भूख भी है, लेकिन आकांक्षा जो है ये साथियों एक बाह्य है, ना कि आकांक्षा जो है ये हमेशा एक बाह्य होती है ना कि आंतरिक। तो इसमें से जो आकांक्षा है ये आपका जन्मजात या फिर आंतरिक नहीं है, ये बाह्य होती हैं। बाकी जन्मजात में निंद्रा जो है ये जन्मजात होती है और प्यास जो है ये भी जन्मजात हैं, और भूख की बात करूँ तो ये भी जो है वो जन्मजात होती हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा उदाहरण जो है वो एक अर्जित प्रेरक है। यानी कि ये आपका L1 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम जन्म के बाद में अर्जित करते हैं। ठीक है, देखो भूख तो जन्मजात होती है, रुचि ये रुचि और विश्राम जो है ये एक जन्मजात प्रक्रिया है साथियों। विश्राम जो है ये एक जन्मजात प्रक्रिया है, लेकिन देखो पुरस्कार और रुचि ये दोनों जो है वो अर्जित है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 और 3 नंबर दोनों सही है, 2 और 3 नंबर दोनों सही है, क्योंकि साथियों पुरस्कार भी एक अर्जित प्रेरक है और रुचि जो है वो भी एक अर्जित अभिप्रेरक ही है। तो इसमें से आपका 2 और 3 यानी कि दोनों जो है वो सही हो जाएंगे, रुचि और पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये है अपना आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न भाई। साथियों अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अब देखो प्राकृतिक आए या फिर जन्मजात आए, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्राकृतिक को ही जन्मजात कहते हैं और जन्मजात को ही प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो एक है, कौन सा एक जो है वो अपना प्राकृतिक अभिप्रेरणा या फिर एक जन्मजात अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, प्यास ये जन्मजात होती है, प्रतिष्ठा, सुरक्षा या फिर भूख। तो देखो सुरक्षा भी होती है, भूख भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ इस प्रतिष्ठा की, तो प्रतिष्ठा जो होती है ये साथियों जन्मजात या फिर प्राकृतिक नहीं होती है। प्रतिष्ठा जो है वो बाद में प्राप्त की जाती है। तो बाद में जिन चीज़ों को हम
बाद में प्राप्त करते हैं उसको जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्रतिष्ठा जो है ये साथियों एक बाह्य अभिप्रेरणा है, न कि आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये है आज की क्लास का देखो अपना अगला क्वेश्चन भाई। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। अब अच्छा क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। ये L1 के अंदर भी और थर्ड ग्रेड के अंदर दोनों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। देखो दैहिक का मतलब हो गया शारीरिक। ठीक है, दैहिक का संबंध किससे है भाई? दैहिक का जो संबंध है वो है अपने शरीर से। ठीक है, देखो भूख है, प्यास है, नींद है, ये सभी जो है वो दैहिक हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध जो है वो अपने शरीर से है। ठीक है, और जिन जिन कारकों का सीधा संबंध अपने शरीर से होता है वो सभी जो हैं वो दैहिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। तो इसमें से उपलब्धि जो है ये एक दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उपलब्धि जो है ये एक दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है जन्मजात अभिप्रेरक की, जो जन्म के साथ में पैदा नहीं हुआ हो। ठीक है, भूख ये तो जन्मजात होती है, नींद भी जन्मजात है, प्यास भी जन्मजात है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आदत की तो आदत जो है वो बाद में विकसित होती है, न कि जन्मजात होती है। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आदत जो है ये एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, ये एक बाह्य अभिप्रेरक है, क्योंकि इसको जो है वो बाद में अर्जित करते हैं। आदत जो है वो आप बाद में जो है वो सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है आदत वाला वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि अधिगम सर्वोत्तम होगा जब। ठीक है, अधिगम जो है वो कब सर्वोत्तम होगा? तो अधिगम यानी कि लर्निंग तभी बेस्ट होगा जब क्या होगी? जब अभिप्रेरणा होगी, यानी कि मोटिवेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम जो है वो सर्वोत्तम तभी होगा जब क्या होगा? अभिप्रेरणा होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल ठीक है, अभिप्रेरणा होगी तब जो है वो अधिगम लर्निंग जो है वो बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, या फिर प्रश्न रहता है। तो इससे बालक जो है वो शीघ्र सीखता है, इससे बालक जो है वो यहाँ पे शीघ्र सीखता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन साथियों जिनका भी यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है कि बालक जो है वो शीघ्र सीखता है, तो उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली घटक है, बालक जो है वो शीघ्र सीखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो है ये किसने दिया? तो ये दिया है मैस्लो ने साथियों। ठीक है, किसने दिया है? ये अपना मैस्लो ने दिया। तो अच्छे से भाई तैयार कर लेना कि मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम है ये दिया मैस्लो ने, और कुल जो है वो 5 पद बताए हैं। ठीक है, कितने पद? 5 पद जो है वो बताए किसने? मैस्लो ने बताए। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा, मैस्लो। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं में पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। जो मैस्लो ने जो पद बताए वो बताए 5, तो इनमें से कौन सा जो है वो मैस्लो के पदानुक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दैहिक आवश्यकताएं ये हैं व्यक्तिगत और समूहवाद, स्नेह और समता और आत्मसिद्धि। तो यहाँ पे स्नेह और समता जो है ये साथियों नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपका 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, और ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और ये है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए आज का प्रश्न की है मैस्लो के अनुसार सबसे पहले जो है वो आवश्यकता आती है सम्मान की, सामाजिक की, दैहिक की, या फिर सुरक्षा की। इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।